ये लानत असल में अरबिक वर्ड है और इसे हम कहते हैं, असल जो इसका है वो लानतुन। लानतुन को जब हम उर्दू में कहेंगे तो लानत कर देंगे। जैसे एक और लफ्ज़ बताऊँ, किस्मत, असल में किस्मतुन है तो वो किस्मत हो जाता है, ठीक है। जैसे एक लफ्ज़ है शरियातुन, वो शरीयत हो जाता है। तरीक़तुन तरीक़त हो जाता है। ज़रियातुन ज़रियत हो जाता है। फिर उसे और उर्दू में करेंगे तो वही शरियत शरिया हो जाएगी, वही तरीक़त तरीक़ा हो जाएगी, वही ज़रियत ज़रिया हो जाएगी। आपसे हर वक्त हम कलाम हूँ मैं। विपुल कुमार जी का एक शेर है। हाँ और जैसे इसमें वस्ल और इसकी बात है, एक प्यास की बात है, वो लिखते हैं कि उस हिज्र पे तोहमत की जिसे वस्ल की जिद हो, हाँ, उस हिज्र पे तोहमत की जिसे वस्ल की जिद हो, उस दर्द पे लानत की जो अशार में आ जाए। वाह, है ना? वाह 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 वाह, तो अच्छा शेर है। हाँ जी। तो अच्छा अब लानत जैसे एक लफ्ज है, लानत की आपको कहाँ रूट दिखती है, लानत कहाँ से आता है? अब मैं आपको बताऊं, ये लानत असल में अरबिक वर्ड है और इसे हम कहते हैं, असल जो इसका है वो लानतुन। लानतुन को जब हम उर्दू में कहेंगे तो लानत कर देंगे। जैसे एक और लफ्ज़ बताऊँ, किस्मत, असल में किस्मतुन है तो वो किस्मत हो जाता है, ठीक है। जैसे एक लफ्ज़ है शरियातुन, वो शरीयत हो जाता है आके। तरीक़तुन तरीक़त हो जाता है। ज़रियातुन ज़रियत हो जाता है। फिर उसे और उर्दू में करेंगे तो वही शरीयत शरिया हो जाएगी, वही तरीक़त तरीक़ा हो जाएगी, वही ज़रियत ज़रिया हो जाएगी। वो तो इस तरीके से और चेंज हो जाता है। वो जो ता है वो हा में कन्वर्ट होके थोड़ा साइलेंट हो जाता है और ये आ की टाइम, आवाज़ दे देता है। और ये टाइम का खेल है कि लैंग्वेज बदली है इस हिसाब से, नहीं या नहीं फिर नहीं, टाइम का इसमें कोई नहीं। वो उनका अरबिक का ग्रामर है कि भाई उसको अगर आप वहाँ पर पॉज दे रहे हैं, रुक रहे हैं, मतलब जुमला आप कंप्लीट कर रहे हैं, बीच में आ गया वो जुमला, जैसे लफ्ज़ ज़रियत, ज़रिया ही अगर बीच में आ रहा है तो वो ज़रियतुन पढ़ा जाएगा पूरे। मतलब ऐसे आ गया कि शुरू में भी कुछ वर्ड हैं, बीच में भी कुछ वर्ड है और सेंटेंस यहाँ जाके कंप्लीट हो रहा है और बीच में वो शरीयत या ज़रियत या तरीक़त या कुछ भी आ रहा है तो शरीयतुन ज़रियतुन तरीक़तुन हो जाएगा। लेकिन अगर वो वर्ड आखिर में आके टच कर रहा है जिस पे बात ख़त्म हो रही है तो वो तरीक़त ज़रीक़त शरीयत हो जाएगा। फिर अगर उसको हम उर्दू में बात कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट करके तो वो तरीक़ा ज़रीक़ा शरिया हो जाएगा। इस तरीके से हो जाता है। चलिए आगे। अच्छा, मुझे अरबी की हाँ, ज़्यादा जानकारी नहीं तो उसमें हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हो जाएं, पर हाँ, यहाँ पे सब कुछ एक्सक्लेमर के साथ है कि दिस इज जस्ट अस सिटिंग टुगेदर एंड ये दो लोग जो आर्ट को सीखना चाहते हैं वो साथ में बैठने की बात है। ये मोहसिन नकवी साहब के शेर पे आते हैं कि सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, हाय हाय हाय, सिर्फ हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। वाह अब हाथों को ना देखो कभी आंखें भी पढ़ो, वाह, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। क्या बात है। तो खुददार जो लफ्ज़ है मुझे एक चमकता है इसमें। अच्छा, लेकिन खुददार समझता है, अच्छा लगता है। खुददार जो चमकता है एक लफ्ज़ जो मैं अलग मेरे से ख्याल से देखता आपको सवाली पे भी नज़र रखना चाहिए। हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ। सवाली लफ्ज़। अब ये जो सवाली लफ्ज़ है ये सवाल से बना है, कितना आसान सा है ना कि सवाल से सवाली हो गया। लेकिन ये सवाल बना है सआल से। सआल, सआला यसअलु का मतलब होता है सवाल करना, तो उसी से है सवाल लफ्ज़। किसी चीज़ के बारे में दरियाफ्त करना, किसी चीज़ के बारे में मांग करना, किसी चीज़ को पूछना, किसी कोई बात करनी, कोई जानकारी हासिल करना, कुछ करना, तो वो सवाल कहलाता है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। अब सवाली लफ्ज़ पे हमारी बात हो गई, हाँ, ऊपर आते हैं खुददार लफ्ज़ पर। खुददार क्या है? हाँ, खुद का मतलब होता है जो अपने आप में हो, Self, हाँ। हाँ सेल्फ। हाँ। और खुद दार, दार का मतलब अपने आप को रखने वाला, दार का मतलब होता है रखने वाला। वैसे तो दार का अगर हम एक और मतलब देखें तो दार का मतलब होता है फांसी का जो तख्ता होता है, दारो रसन एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है। दार कहते हैं तख्ते को और उस पर जब वो रस्सी होती है उस रस्सी को रसन, तो दारो रसन कहते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर हम देखेंगे दार, यहाँ पर यहाँ दार है रखने से मुराद होता है, वाला मुराद होता है। जैसे कि हम कह दें कि ओहदेदार, ओहदा रखने वाला, या फिर हम कह दें कि जो है अज़मतदार, अज़मत रखने वाला, या हम कह दें कि खुददार ही दें, अपने आप को रखने वाला, अपने आप को सोचने वाला, अपने आप की फ़िक्र करने वाला। या और कोई जुमला जो दार के साथ आता हो, जो आपके जहन में कोई एक जुमला हो जो बताएं मुझे दार के साथ आता हो आप लोगों के जहन में। वो बात हो गई नहीं, वो दार रसन वाली तो वो तख्ते वाली बात है। यहाँ पर दार से मुराद रखने वाले से,
जी, खुददार। खुददार वाला जो दार है, जैसे मोहसिन नकवी साहब के शेर की बात हो रही है कि नंबरदार, हवलदार, किरदार, तो ये जो जुमले हैं, तो अब इस तरीके के आपको जो दार लफ्ज़ है वो अगर आप अलग करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये रखने वाली चीज़ हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। तो खुददार अपने आप को रखने वाला। अब आँखें जो हैं, कुछ सवाली सिर्फ हाथों को न देखो कभी आंखें, जब भी हम कोई सवाल करते हैं, किसी से हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो हम हाथों को फैलाते हैं, जैसे हम दुआ के लिए भी हाथ उठाते हैं, या हम किसी से कुछ मांगने के लिए भी हाथ आगे बढ़ाते हैं, या हम आपसे सिगरेट मांगने के लिए भी हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब हम हाथ आगे बढ़ाते तो सिर्फ हाथों को ना देखो, कभी आंखें भी पढ़ो। कभी आंखें भी पढ़ो। अब इसमें ये होता है, अच्छा एक वो है कोई ऐसा बंदा है जो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट टाइप है, तो वो क्या करता है, जब वो बात कर रहा होता है तो उसकी उंगलियां अपने आप कांप रही होती हैं। मैंने ऐसे दो एक लोग से मुलाकात की जिनको जब वो कोई बात कर रहे होते हैं तो उनकी उंगलियां अपने आप ऐसे से हो रही होती हैं, कांपती हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाथों के हेजिटेशन पे ना जाओ, इनके कंपनों पर ना जाओ, ज़रा आंखें पढ़ो कि आंखें क्या कह रही हैं। सिर्फ हाथों को ना देखो, कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। ये बात है। बिल्कुल जी, खुददार हुआ करते हैं। आई थिंक एक जो जी जी जी। एक बार हम हाथों से ये भी तो बता सकते हैं कि जब कोई, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरे हाथ कुछ और कह सकते हैं, बट अंदर मेरे कुछ और हो सकता है, मेरे अंदर कुछ और चल रहा है। Exactly. मैं अलग टाइप का पर्सन हूँ, बट मेरे हाथों से वो चीज़ निकल डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वाला जी, जो ख्याल है। बिल्कुल, आंखें भी पढ़ो, सारी बात वही है। अब इसमें एक और जुमला आ जाता है, जैसे हम एक, पता नहीं ये थ्योरी है या क्या है कि जब कहा गया है कि कोई शख्स झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, अगर ये आपको मापना है और आप उससे सवाल कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उसका जवाब सच है या झूठ है, तो आप उसकी आंखों पर गौर करिए। अगर वो अपनी बाईं तरफ देख रहा है तो वो सोच के बोलेगा, कोई कहानी बता के बोलेगा, और अगर वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है तो सच बोलेगा, या दाहिनी तरफ देख रहा है तो सच बोलेगा। लेकिन अगर उसने लेफ्ट साइड देख लिया तो मतलब वो कुछ जोर डाल के बना के कहानी फिर जवाब दे रहा है आपको। तो सिर्फ हाथों को ना देखो, कभी आंखों को पढ़ो, ये भी बात हो सकती है। और वो एक इंट्रोवर्ट वाली बात भी हो सकती है कि भाई उसकी आंखें कुछ और कह रही हैं, वो इतना ओपन नहीं है, हाँ social नहीं बिल्कुल, है। मांगने वाला जो है कई बार हाथ फैलाना बहुत डाउनग्रेडिंग लगता है, तो वो नज़रों से चीज़ें हाँ, कहना चाह बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल। वो हाथ नहीं फैलाना चाह रहा, वो नज़रों से, वो कंट्रास्ट जो है फिजिकल एक्शन और इमोशनल परसेप्शन के बीच का, उसकी बात है बेशक। कि आप नज़रों में पढ़ लें। क्या बात। जी। और अगले शेर पे आगे बढ़ते हैं। फना निज़ामी कानपुरी साहब का शेर है। हाय 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 हाय। कहते हैं कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। वाह वाह वाह। तो मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है ये, क्योंकि दिस टोटली डिस्क्राइब्स दिस जनरेशन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होता है और लोग फ़ोन निकाल के उसको फिल्म करने लग जाते हैं। हाय, तो फना निज़ामी कानपुरी साहब का ये बड़ा मेरे दिल के करीब शेर है कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। जबकि वो कर सकते थे। बिल्कुल कर बात सकते ये थे। है। हाँ। अब आज के दौर में हम देखें इसको, बहुत सही आपने ये शेर निकाला, इस वक्त हालात हाज़िरा पर बहुत ख़तरनाक और अच्छा शेर है कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, हाँ। इमदाद नहीं नहीं करते। करते। इमदाद लफ्ज़ जी जी करते हैं ना, सैड रिएक्ट कर देते हैं, अफसोस ही तो है वो। हाँ, किसी के मरहूम होने का पोस्ट आता है, अब समझ नहीं आता कि देख लिया है तो लाइक करना है कि इस लाइक से अब क्या मैसेज चला जाएगा। क्या? वाला शेर कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, कौन? वाला जो आपने हाँ 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 हाँ, हाथों को ना देखो, कभी आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ बड़े करते खुददार। हैं। हाँ जी। वो हाथ उठाकर बुला भी नहीं रहा है कि हम डूब रहे हैं, हमें बचा लो। वो बस देख रहा है कि अब तो तू, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, हाँ, अब इससे बढ़ के मेरा इम्तिहान क्या लेगा। हाय हाय हाय, तो ये मतलब वो सवाल ही, उसने क्या? हाथ भी नहीं उठाया कि मुझे उम्मीद थी कि तू बचा लेगा, ये यकीन था कि तू बचा लेगा। इसकी बड़ी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। सुनाइए प्लीज। एंड इट गोज कि मैं इस उम्मीद पे डूबा के तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। मैं इस उम्मीद पे,
अरे क्या याद दिला दिया। तो अब ये है भाई कि यकीनन ये बात है कि ये जो इमदाद लफ्ज़ है, इमदाद का मतलब तो उम्मीद है कि आप लोग सब समझ ही गए होंगे। इमदाद मतलब मदद करना, हेल्प करना, मदद से इमदाद आया हुआ है। अब जैसे कि एक लफ्ज़ है रुश्द। रुश्द कहते हैं किसी को रास्ता दिखाना, किसी को रास्ता बताना, जो उसी से आया है इरशाद। तो जब हम शेर पढ़ते हैं और हम कहते हैं एक शेर अर्ज़ है, तो आप कहते हैं इरशाद। वो इरशाद का मतलब ये होता है कि आप हमारे जहन को शायरी के ज़रिए रास्ता दिखाइए, तो वो इरशाद होता है। तो जिसे हम लोग कभी कभी मजाक में इरशाद भाई तो आए नहीं आज, तो वो वाली चीज़ें चलती हैं लोग नाम की वजह से कहते, तो वो इरशाद है। जैसे मुमकिन एक चीज़ है तो उससे बनता है इम्कान, तो इसी तरीके से इमदाद। इमदाद पे एक शेर मैं अपना भी सुनाता चलूँगा कि क्योंकि ज़्यादा इस पे बात करने के लिए है नहीं, शेर तो आपकी समझ में आ ही गया, तो मैं क्या ही बात करूँ। तो एक शेर ही सुन लीजिए कि किसी को देख के हंसने से लाख बेहतर है, किसी को देख के हंसने से लाख बेहतर है, किसी के दुख में कुछ इमदाद करके रोया जाए। वाह, किसी के दुख में कुछ इमदाद करके रोया जाए। हुजूर आगे बढ़ते हैं। जिंदाबाद। जी सर, अमीर खुसरो को जोड़ दें। अरे अब आपने उनकी बात कर दी है, तो आपके हुक्म की तामील करते हुए, क्योंकि इससे पहले हमने जो है फ्रिज खोला और उसमें हमने इग्नोर कर दिया था, इस बार इग्नोर नहीं करेंगे, लेके चल रहे हैं, अमीर खुसरो को साथ में लेके चलते हैं। आप लोगों ने उनका वो कलाम सुना होगा, ये वाला तो अवधी है, और हम लोग क्योंकि अवध के ही हैं, लखनऊ के हैं, तो वो समझ में आ जाता है। मैं आपको एक और उनका कलाम जो मुझे बहुत पसंद है, और उसमें मैं बात भी कर सकता हूँ। आप मुझसे कहें 3 घंटे बात करने के लिए, तो मैं उस पर 3 घंटे बात कर लूँगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, तो हम उसका एहतराम करते हुए जल्दी जल्दी बात करते हैं कि वो कलाम है ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, लेकिन इसको पढ़ते हैं वराए नैना बनाए बतियाँ। दुराए नैना, दुराए, दो राय रखने वाले नैन, ज़हाल मिस्की मकुन। अच्छा, इसमें इतना अच्छा क्राफ्ट है कि मिसरे में इन्होंने आधा टुकड़ा जो है वो फ़ारसी का रखा है, आधा उर्दू का रखा है, या सॉरी अवधी का रखा है, फिर आधा टुकड़ा फ़ारसी का, फिर इस तरीके से इन्होंने मिसरों में रखा है। शेर में नहीं कि एक आप शेर आपने एक जो है फ़ारसी में कह दिया, एक अलग ज़बान में कह दिया। उन्होंने शेर के मतलब जो टुकड़ा है, मिसरा है, मिसरे में एक टुकड़ा कर दिया, एक भाग इधर कर दिया, एक इधर, अलग अलग ज़बान में। तो कह रहे हैं कि ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुल, वो जो मैंने आपको बताया तगाफुल, गफलत, गाफिल, वो अलग मकुन तगाफुल। मकुन का मतलब होता है मत कर, कुन का मतलब कर। अच्छा, अरबी में कुन का मतलब होता है बी, हो जा, बट फ़ारसी में कुन का मतलब होता है कर, डू। तो अब उससे कह रहे हैं मकुन मत कर। अब डू और डोंट की बात है उसमें कि भाई ज़हाल मिस्की, जे जो है वो शॉर्ट फॉर्म है अज़ का, अज़ का मतलब होता है से, टू। ज़हाल मिस्की, मिस्कीन के हाल से, मकुन तगाफुल, मत कर तगाफुल, मत इग्नोर मत कर, गरीब के हाल को इग्नोर मत कर। दुराए नैना बनाए बतियाँ, ये जो तेरी आँखें हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, वो आँखें जो हैं, अभी वो वाली फिर बात आ गई, हाथों को मत देखो आँखें पढ़ो, तो वही दो राय नैना। अब आंखें पढ़ तो रहे तो वो दो राय की हैं, कभी हाँ कह रही हैं, कभी ना कह रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। इससे बेहतर था हाथ ही देख लेते हैं। तो बात है कि दुराए नैना बनाए बतियाँ के ताबे हिजरा न दारम है जहाँ, के ताबे हिजरा, हिजर यानी कि आप जानते हैं हिजर का मतलब विरा होता है, दूरी होती है। ताब का मतलब होता है ताकत रखना, के ताबे हिजरा, हिजर की ताब, न दारम मैं नहीं रखता हूँ। दार वो जो भी बात कर रहे थे हम लोग, ना का मतलब नहीं, दार का मतलब रखना, माँ का मतलब मैं, न दारम मैं नहीं रखता हूँ। के ताबे हिजरा न दारम है जान, कि ऐ जान, अब अपने महबूब को जान कह के मुखातब करते हुए कह रहे हैं कि ऐ जान मैं तुझसे हिजर की ताब नहीं रखता हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तेरी दूरी तेरी विरा। न ले हो काहे लगाए छतियाँ, तो क्यों मुझे गले से नहीं लगा लेते हो। तो ये बात हो रही है। फिर उसमें कुछ मैं अब क्योंकि ये इतना पसंदीदा है मेरा कि बात आ गई है, तो उसमें एक और शेर है जो कव्वाल हजरात ने उसमें गलती की है, उस पर भी बात रोशनी डालते हुए चलते हैं। कहते हैं कि शबाने हिजरा दराज चूँ जुल्फ, वरोज़े वसलश चुम्र कोताह। अब इसमें जो कव्वाल हजरात पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि
शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ व रोज़े वसलत चूँ उम्र कोता। अच्छा, वसल का मतलब आप जानते हैं? वसल का मतलब मुलाकात, और अब वसलम का मतलब होगा मुझसे मुलाकात, वसलत का मतलब होगा तुझसे मुलाकात, वसलश का मतलब होगा उससे मुलाकात। यानी अम से मैं, अत से तू और अश से वो। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं शबान हिजरा, पहले शबान हिजरा में बात कर लेते हैं कि हिजर की रातें लंबी हैं। शबान हिजरा दराज, हिजर की रातें लंबी हैं। कितनी लंबी हैं? जैसे जुल्फ़, इतनी लंबी हैं जैसे जुल्फ़। अब अगर हमारा महबूब अगर छोटे बाल में आ जाए तो जी मजाक है। तो अब इस पर अगर ये हो जाए तो फिर गालिब का शेर आता है बीच में, वो कहता है कि कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के सर होने तक, है ना। तो अब ये है कि उस गालिब को ये बात पता है कि जुल्फ़ शुरू हो रही है तो वो सर तक आएगी, लेकिन जुल्फ़ इतनी घनेरी और इतनी लंबी है कि मेरी उम्र कम पड़ जा रही है तेरे सर तक पहुँचते पहुँचते, जुल्फ़ इतनी लंबी है। तो अब वो लंबाई की जब बात होती है, दराज की बात होती है, दराजगी की बात होती है, तो जुल्फ़ें मिसाल दी जाती हैं। तो वही कह रहे हैं शबान हिजरा दराज चूँ जुल्फ़, इतनी लंबी है जैसे कि जुल्फ़, व रोज़े वसलश, और उससे मुलाकात का दिन, चूँ उम्र कोताह, जैसे एक छोटी सी उम्र, नन्ही सी उम्र। उम्र का कोई भरोसा नहीं है, आज है अभी ख़त्म हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं। तो उससे मिलने का दिन जो है बहुत छोटा है, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। वो वाली बात है कि भाई मिले, सोचा ये बात करेंगे ये बात करेंगे, और जब पहुँचे तो कोई बात ही नहीं की। तो दराज चूँ जुल्फ़ वरोज़े वसलश चूँ उम्र कोता, और उससे मिलने का दिन एक छोटी सी उम्र। अब ये बात असल में कह रहे हैं, देखिए इसमें वही बात है कि मैंने बात कही थी अवधि में ये फ़ायदा है कि फेमिनिन ख़यालात जो हैं वो एक पोइट, एक मर्द शायर भी अच्छे से बयान कर लेता है। तो जैसे वो कह रहे हैं कि सखी, अब एक सखी तो सहेली सखी सहेली होंगे, तो वो दो लोग आपस में महबूब की बात कर रहे हैं। अब कव्वाल हज़रात जब कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि वरोज़े वसलत, और उस तुझसे मिलने का दिन, छोटी सी उम्र की था, तो तुझसे होगा तो सखी से बात हो रही होगी फिर, तो तुझसे बात हो, यानी कि सखी की जगह पिया बैठा हुआ है, तो यहाँ पिया होना चाहिए था, सखी नहीं होना चाहिए था लफ्ज़। लेकिन यहाँ पर है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो ये कह रहे हैं कि शबान हिजर की रातें लंबी हैं ऐसी जैसे जुल्फ़, और उससे मिलने का दिन ऐसा है जैसे छोटी सी उम्र। और सखी अगर मैं अपने पिया को नहीं देखूं तो इतनी लंबी रातें कैसे गुजारूं, और जुल्फ़ जैसी लंबी रातें हैं इन्हें कैसे काटूं मैं। तो ये अमीर खुसरो के आपका हुक्म ने दिया था। तो अच्छा ज़रूर जी गर्मियों के दिनों में जी दिन लंबे होते हैं, हाँ और सर्दियों के दिन में जुदाई की रात होती है जी। फरवरी। अब फिर वही कुछ तो हवा भी सर थी, वो वाली बात कनेक्ट कर जाती है यहाँ से कि सर्दियों में रात लंबी हो जाती है, कुछ था तेरा ख्याल भी, और ख्यालात अक्सर रात में ज़्यादा सवार होते हैं। मेरा खुद ये है कि भाई दिन में शायरी करने की कोशिश करता हूँ, होती नहीं है, रात में अच्छे शेर निकल आते हैं, वो ख्याल भी आ जाते हैं, इसलिए शायद। बिल्कुल। जी, हुजूर। एक शेर, क्योंकि इस शेर में ही जिस तरीके से, जैसे आसावरी की एक बंदिश मुझे बड़ी पसंद आई थी, क्योंकि वो बंदिश इतनी खूबसूरत थी कि वो बंदिश में आसावरी राग क्या है वो सुना दे रही थी। बंदिश होती है कि काना मोहे आसावरी राग सुनावे, गनी को आरोहण में छुपावे, सारे मरे म पद प धागा रे सरे निदा प, धैवतवादी गा समवादी मध्यम सुरग्रह न्यास सुपंचम। तो किस तरीके से एक बंदिश उस राग के जो रूल्स हैं उसको समझा रही थी। तो मेरे लिए चीट कोड टाइप की थी ये बंदिश, की बंदिश याद हो गई तो राग याद हो गया फिर तो क्या पूरा। बात है। तो ये शेर मुझे जो अब्दुल हामिद अदम साहब का मिला, ये कुछ वैसा ही मिला, हामिद अदम साहब का मिला। कहते हैं कि बारिश शराब अर्श है ये सोच कर अदम, बारिश शराब अर्श है ये सोच कर अदम, बारिश के सब हुरूफ को उल्टा के पी गया। वाह 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 वाह। हाँ, इतना बहुत बेहतरीन शेर लगा मुझे।
आपके काम का भी है। अरे जरूर चलिए। बारिश शराब अर्श है ये सोचकर अदम, बारिश के सब हुरूफ को उल्टा के अच्छा पी इसमें गया। एक बात और करने वाली है इसमें हाँ। कि इसमें शायरी की भी बात हो जाएगी। अभी तो हम सिर्फ लफ्ज़ और उसके ख्यालात पर बात कर रहे थे, उसके पीछे की बात कर रहे थे, वर्ड्स क्या होते हैं उनकी क्या वो है। अब शायरी का एक वो रूल है कि दो लफ्ज़ अगर आस पास हों तो उन्हें कहा जाता है कि तनाफुर, ऐब तनाफुर कहते हैं कि दो लफ्ज़ आपस में टकरा गए। जैसे कर रहा हूँ तो कर रहा यानी कर पर बात ख़त्म हुई, रा से शुरू हुई तो कर रहा हूँ, इसमें ज़बान को आपको तकरार मिल गई। जैसे कि और कोई जुमला जैसे दस तक में अब क्या हुआ, दस तक दो मिक्स हो गए। तो अब यहाँ पर जो आपने शेर पढ़ा था वो प्लीज़ रिपीट करिएगा। बारिश शराबे, शराब अर्श है ये सोच कर अदम। अभी देखिए बारिश में भी शाह, शराब में भी शाह और अर्श में भी शाह। लेकिन यही शायरी का एक खूबसूरत वो है कि अगर तीन जगह पर, दो पर है तो ऐब माना जाएगा, अगर तीन पर आ जाएगा तो वो खूबसूरत हो जाएगा, उसे हुस्न माना जाएगा। एक होता है ऐब तनाफुर, एक होता है हुस्न तनाफुर। तो ये हुस्न तनाफुर है कि अगर आप उसे तीन ऐसे लफ्ज़ को एक साथ ऐड कर दें तो जैसे, फिर मैं अपना शेर सुना दूँ एक? शेर है कि दुनिया दलील दावे दरदस्त दोस्ता। अब इसमें हुस्न तनाफुर ये है कि दा से शुरू हुई बात है सारी। दुनिया दलील दावे दरदस्त दोस्ता, क्या बात। यानी कि दोस्त, दुनिया जो है वो दर्द का के दलील का दावा है कि दुनिया है तो दर्द होगा, दुनिया में दर्द है। वो भी फिर बात होगी सब्बम दुखम वाली बात जो है, जो गौतम बुद्ध ने कहा था कि भाई सब चीज़ जो है वो दुख है, कुछ है नहीं है, सिर्फ दुख है, दुख के अलावा। तो दुनिया दलील दावे दरदस्त दोस्ता, जिस वक्त जिस घड़ी हो ये इदराक रोइए। तो जब भी ये इदराक हो जाए तो रोना शुरू कर दीजिए, ये समझ में आ जाए। तो ये बात थी। अब वो जो ऐब तनाफुर और हुस्न तनाफुर की बात आई थी तो मैंने ये आपको सुना दिया। अब इसके आगे हजरत के पास माइक ले। बारिश शराब अर्श है ये सोच कर अदम, बारिश के सब हुरूफ। इससे मुझे वो याद आती है फैज़ अहमद फैज़ की जो, और जहाँ हाँ जो मौसम भी उसी का है। और तो इत्तेफाक से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वो गज़ल है जो इससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी ताशी भाई से, तो मैंने इनको सुना था और तब से ये फिर मेरे अंदर ये ख्वाहिश नहीं थी, ये अरमान था कि इनके साथ बैठना है कभी। तो वो अरमान लेकर आज वो अरमान पूरा हुआ। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो फैज़ आज साहब फिर से सुन लेते हैं ये गज़ल के दो शेर आपको नज़र करूँ कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए कुछ अब्र कुछ शराब उसके बाद आए जो अज़ाब आए कुछ अब्र कुछ शराब बाम मीना से महताब उतरे, बाम मीना से महताब उतरे, दश्त साक़ी में आफ़ताब आए कुछ अब्र कुछ। हाँ जी, वाह जी वाह, जिंदाबाद, बिल्कुल जी, क्या बात। और हाँ जी, ये भी फैज़ थी रात सरबसर मंज़िल। अब क्या सेम? हाँ सेम उस पे हाँ सेम है। फैज़ थी रात सरबसर मंज़िल, फैज़ थी रात सरबसर मंज़िल, सरबसर मंजिल, फैज़ थी रात सरबसर मंजिल, हम जहाँ पहुँचे कामयाब आए कुछ अब्र कुछ शराब आए उसके बाद आए जो अज़ाब आए। इसको यार तुम एक्सप्लिकेट करो।
अच्छा हाँ, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। जो मेरे अजाब मेरे नजरिए में तो ये बड़ा एक जो होगा देखा जाएगा वाला टाइप का एक भावना आती है इसमें। किसी तरफ से आएगा। हाँ, आए कुछ कुछ अब्र अब्र कुछ शराब कुछ आए, शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। उसके बाद आए जो अजाब आए। अच्छा, शराब पीने के बाद क्या होता है वो आप बता दीजिए, क्या होता है? सुरूर। सुरूर। सुरूर की कैफियत में क्या होता है? आयन भाई कहाँ गए? भाई कहाँ गया? तो जो मतलब मुझे नहीं मालूम है तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही है हुजूर। जो आपने हॉट पोटैटो फेंका है मेरी तरफ। तो बहरहाल शराब एक तो सस्ती भी और आया ना आया, आपको याद किया जा रहा है। एक शेर है, मैं पढ़ दूं, एक शेर है, हाँ। बुरा न मानिएगा तो। नहीं नहीं, कि मुझे तलब है तेरे लब से हम लबी की फ़कत, शराब एक तो सस्ती है और हराम भी है। मैं पढ़ दूं अब, चलिए। कि जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों, जाहिद शराब पीने से काफिर हुआ मैं क्यों, क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया। तो अच्छा है। बहरहाल तो हाँ, अब सर ये का आप जो अजाब। ये जो शेर है जो इन्होंने सुनाया है, ये शेर मतलब वो ये कह रहे हैं कि पीने के बाद की बात है। तो पीने के बाद आदमी वैसे ही होश में नहीं रहता है, और होश में जो ना हो वो क्या ना करे, तो उसकी बात पे वैसे भी लाइट ही लेना चाहिए। तो मैं इसलिए पूछा है कि जो मेरी फेवरेट है अजाब से, जी वो एक फ्यूरी के सेंस में, जी और वो फ्यूरी सम फिगर इन अथॉरिटी या सम कंपैट्रियट या कोई अपने साथ का हो, जी उसको आता है अजाब कि क्या कर रहा है। जी। अच्छा, अब हाँ सही आपने ये बात कही है, मैं इस पे और रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पास टॉर्च है उसके ज़रिए। तो बात ये है हुजूर के सुरूर की कैफियत इसीलिए मैंने पूछी थी कि क्या होता है। आपने कहा सुरूर की कैफियत बिल्कुल, होती है। हाँ। और सुरूर की कैफियत में होने के बाद ऐसा मुझे महसूस होता है कि फिर आप अपने आप में नहीं रहते हैं। मतलब जो जितने सेंसेस आपके काम कर रहे होते हैं वो थोड़े से हाँ, हल्के हो जाते हैं उस वक्त के लिए। तो अब जो मेरा मन आपका जो है वो तो बेशक सर आँखों पर, लेकिन जो मेरी समझ में आता है मैं वो बताता हूँ, उस पर बात करते हैं। और ये है भी बात कि एक दूसरे को ही आप नज़रिए अपने पेश करने हैं। तो मेरा नज़रिया ऐसा निकल के आता है कि जब सुरूर की कैफियत में बंदा आ जाता है, उस वक्त ऐसा हुआ कि अब अजाब भी आएगा तो हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमें महसूस नहीं होने वाला है, हमारे ऊपर पता ही नहीं चलेगा हमें कि क्या हो रहा है ना। तो अब पहले अब्र आ जाए, बादल घिर जाए, काली घटा छा जाए, सावन आ जाए, हाँ, तो फिर कुछ शराब भी आ जाए। अब शराब वो चाहे आसमान से खुदादाद हो कि आसमान से आ जाए बारिश के रूप में, या फिर साकी मेरा हाथ में लेके आ जाए शराब कि भाई ये शराब है। अब उसको पीने के बाद फिर चाहे अजाब भी आ जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें एक दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है, जो सुरूर पे एक और बात के समझ में आ रही है कि इसमें अच्छा, होश में नहीं होने पर आप पर जो कानून है वो लागू भी नहीं होते। आप अगर बाइक से जा रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया है, तो हेलमेट नहीं लगाया इस बात का आपको सेंस होगा कि हमने हेलमेट नहीं लगाया, हमारे साथ नुकसान हो सकता है, खुदा ना खास्ता हमारे साथ नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप होश में ही नहीं हैं तो आप चाहे ड्राइविंग वो सीट बेल्ट लगाएं ना लगाएं, आप चाहे हेलमेट लगाएं ना लगाएं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपके सेंसेस नहीं काम कर रहे। पुलिस वाला आपको पकड़ेगा तो सबसे पहले आपसे क्या सवाल होगा, तुमने पी रखी है? पहले सवाल ये होगा, बाद में हेलमेट और सीट बेल्ट पे बात होगी। तो अब ये बात निकल के आएगी कि भाई जब होश में नहीं हो, बाकी सारे कानून तो अपनी जगह हैं, वो बाद में लागू होंगे तुम्हारे ऊपर। पहले ये बताओ तुम्हारे ऊपर कानून लागू होने की इस वक्त, हाँ, इस अवस्था इस हालत में हो कि नहीं कि तुम्हारे ऊपर कानून लागू किए जाएं। तुम्हें कानून का मतलब भी इस वक्त मालूम है, अहमियत पता है कि नहीं? तो वो वाली बात है। तो ये जो मैंने शेर बताया था कि जैसे सजदे की बात आ गई कि सजदा हम नहीं कर सकते किसी को एक ईश्वर के सिवा, तो वो वाली बात जब आती है तो वो कह रहे हैं इसमें सजदे का में सर हो या कि तवाफ़, यानी कि हम एक रोज़ा है, उस रोज़े का एक बारगाह है या एक यूँ कहें गुंबद है, उसकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। अब चाहे हम परिक्रमा करें, चाहे हम उसके आगे सर रख दें, इसमें हमें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हम होश में नहीं हैं, हमने वो वाली शराब पी ली है। और एग्जैक्टली ये जो लफ्ज़ है ना, वो वाली शराब पी ली है, तो ये दिखता है कि शराब का जो टूल है हमेशा
अल्कोहल नहीं सिग्निफाई नहीं, करता बिल्कुल नहीं। है ना। तो हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी, जो उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है। तो अल्कोहल, शराब हमेशा अल्कोहल का मतलब नहीं होता। शराब आप जो ऊपर वाले की जो एक ये नेमत है। अरेबिक लफ्ज़ है। और आप अभी अरब में चले जाएं किसी कंट्री में जहाँ पर आप देखें शाहराहों पे सब जगहों के रास्तों के नाम लिखे होते हैं, तो वहाँ पर शरबत क्या लफ्ज़ है, शरबत का मतलब ही वही है शराब। शराब क्या है, शराब कहते हैं पीने को। पीने का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई पीने का जो प्रोसेस है, सॉरी, उसको कहते हैं शराब। अब जैसे तुराब कहते हैं मिट्टी को, शराब कहते हैं पीने को, खुराक एक लफ्ज़ ले लीजिए। तो इसी तरीके से सारे जुमले हैं। अब इसमें खुराक जो सॉरी वो फ़ारसी का है, बातों बातों में कहीं भी कुछ निकल जाता है, उसका अरबी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब बहरहाल शराब है, तो शरबा या शरीबू का मतलब होता है पीना, उसी से शारिब है, उसी से है मशरूब। अगर आप अरब कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ अरबी बोली जाती है, वहाँ आप अल्कोहल को जो हम शराब जिसे समझते हैं उसको वो मशरूब कहेंगे। अच्छा। पीने वाली चीज़। शराब तो पीने का प्रोसेस है। अब ये पानी उठा के मैं पी रहा हूँ, तो जो मैं ये पी रहा हूँ, ये जो कंटिन्यूस चल रहा है, तो ये शराब है कि मैं अभी पानी पी रहा हूँ, ये है शराब। ये नहीं कि ये अल्कोहल है, ये शराब है। ये पीने, मशरूब जिसे पिया जाए, शारिब जो पीने वाला है, और शराब पीने का प्रोसेस। जैसे इश्क किसी को चाहना, आशिक चाहने वाला, माशूक जिसको चाहा जाए। जैसे तलब किसी चीज़ को तलब करना, तालिब किसी चीज़ को तलब करने वाला, मतलूब जिसे तलब किया जाए, ठीक है। हुब किसी चीज़ को पसंद करना, हबीब किसी चीज़ को पसंद करने वाला, महबूब जिसे पसंद किया जाए, इसकी बात है। तो इस तरीके से काम चलता है, सारी बातें होती हैं। अब अभी जो आपने लफ्ज़ आशिक का इस्तेमाल किया, इसकी जो एटिमोलॉजी है, मुझे ये रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग में पढ़ी और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि किस तरीके से आशिक जो लफ्ज़ है वो एक बेल आती है आशिका, अशका जिसको कहते हैं। अब अशका की फितरत क्या होती है कि अशका इज़ अ क्रीपर, जो कि दूसरे पौधों पे जाके चिपक जाती है और उन पौधों से सारा न्यूट्रिशन जो है वो धीरे 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 चूसती है और ख़ुद तो फूल उगाती है, लेकिन जिस पौधे पे चिपकी होती है उसको बेजान छोड़ देती है। तो आशिकी भी कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ यूं ही करती है कि हमारे ऊपर वो लिपट जाती है, हमसे अपना सब कुछ ले लेती है, और फिर आशिकी का जो फूल है वो खिलता है और जो आशिक है वो रहे ना रहे, है ना। तो ये जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। सही बात। अब ये जो इन्होंने भाई जो तर्जमा किया है, इससे बहुत सारे मतलब निकलते हैं और बहुत लोगों ने बहुत सारे मतलब निकाल भी लिए, जैसे मैंने देखा। तो ये आपकी ज़हनियत है भाई, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहरहाल चले अब अगला शेर बढ़े आगे। मीर ताहिर अली रिजवी साहब का शेर है जी। और बस इसके बाद ये महफिल हम इस पे पूर्ण विराम लगाते हैं। हाँ, क्या हाँ, कहते बिल्कुल, हैं? जैसी आपकी मर्जी। आयशा जैसा कहें, हाँ ये तो कहें बीच में छोड़ के चले जाएं, कोई इशू नहीं। चले। मीर ताहिर अली रिजवी साहब का शेर कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, हाँ, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिले जिसको सबक याद रहे। क्या है बात, ना? क्या बात। तो अब मुझे इसमें जो स्कूल के साथ और जो सबक याद होने के बावजूद जो छुट्टी नहीं मिल रही है, ये उसमें जो खेल है मुझे बैक बड़ा बेंचर और पसंद। वो फर्स्ट बेंचर वाला मामला आ गया, हाँ। कि फ्रंट वाला मामला और आ गया। दिक्कत यह है कि फर्स्ट बेंचर को भी छुट्टी नहीं मिल रही है। नहीं मिलती, उसे कैसे मिल जाएगी, वो तो सामने से गायब हो जाएगा। हाँ। जैसे अभी मैम जाने के लिए कह रही हैं और हमने कह दिया आखिरी शेर है, हाँ। रोकने की कोशिश की। हाँ। तो जी अभी चलना है, चलिए सर, छुट्टी मिल गई आपको, सर सबक याद था, मगर छुट्टी ना मिले जिसको सबक याद रहे। पेड़ जहाँ चला जा रहा है तो पीछे पीछे सर भी। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिले जिसको सबक याद रहे। अब ये वही बात है साहब की, सर इतनी देर से हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो अब ये जा रहे हैं तो हमें तकलीफ हो रही है कि इनको नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से उस्ताद का भी है भाई कि जिसको जो बच्चा स्कूल में सबसे ज़्यादा हाजिर दिमाग है, जो सबसे ज़्यादा बात कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा आपकी बातों को सुन रहा है और समझ रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, वो अगर गायब हो जाएगा तो वो है कि क्या है, किसको सुनाऊं कौन सुने रुदादे गम,
सब महफिल में है पर हाजिर कोई नहीं। आय हाय वो हाय वाली हाय। बात है कि महफिल क्या में बात। सब हों और हाजिर कोई ना रहे, वाह। कहीं अपने अपने महबूब में। मैं तो गजल सुना के नहीं क्या शेर है, सब अपने अपने हाँ, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। मैं तो गजल सुना के कुछ करके आया, हाँ मैं खामोश तो ही रहा। हाँ मैं तो गजल सुना के खामोश हो गया, खामोश हो सब गया। अपने अपने चाहने वालों में खो गए। अब हमने यार का जिक्र किया, हर शख्स अपने अपने महबूब की तरफ रुजू करता हुआ चला। तो अब उसमें यह है कि हम बातें कर रहे हैं, लोग कहीं और लगे हुए हैं, जहन कहीं और चल रहा है, दिमाग के घोड़े कहीं और दौड़ रहे हैं, तो वो वाली बात है। तो सब महफिल में है पर हाजिर कोई नहीं। अब अच्छी बात यह है जो इसमें शेर में है कि जिसको सबक याद है, सर को सबक याद है, सर को हमने पकड़ लिया, अब हमारी हाँ। तो ये है कि याद ऐसा नहीं कि आप सबको है, लेकिन बात ये है कि जाने न जाने गुल ही न जाने। और दोस्त बात ये भी है कि मकतबे इश्क की बात है। इश्क आपको लगातार टेस्ट करता रहता है, तो अगर आपको इश्क की किताब याद भी हो गई है तब भी वो आपका टेस्ट लेना नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, वो आपकी छुट्टी नहीं हो सकती। तो मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिले जिसको सबक याद रहे। इस यही कहो तो याद हर एक हर्फ मुँह ज़ुबानी हूँ, सुनो तो आपसे हर वक्त हम कलाम हूँ मैं।